अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 दिन बाद IMF की बोर्ड मीटिंग है जिसमें यह फैसला होना है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करने से 3 दिन पहले इनकार कर दिया है और ये वो शर्त है जिस पर दस्तखत खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किए थे। और दूसरी तरफ मुल्क के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपनी जमात की तरफ से हमलों की जद में है। कल आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर तनकीद की, आज हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर तनकीद की। कल हमारे प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइट ने नवाज शरीफ से लंदन में अपनी मुलाकात के हवाले से बताया कि नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल से बिल्कुल खुश नहीं है। वो इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना चाहते हैं मगर वो शहबाज शरीफ से भी मुतमईन नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रोग्राम के बाद नवाज शरीफ ने ट्वीट किया और उसमें अपने छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से खबर को गलत कहा और उन पर एतमाद का इजहार किया, मगर मिफ्ता इस्माइल का दिफा नहीं किया। और फिर आज हनीफ अब्बासी ने भी मिफ्ता इस्माइल पर सख्त तनकीद कर दी। एक तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगा करने पे तुली हुई है। वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुट मार बंद करें। खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जो पहले से टैक्स देता है उसको टैक्स पे टैक्स लगाई जाए। मिफ्ता साहब कहते हैं जी मैंने सारा शहबाज शरीफ साहब से माना है, वो शहबाज शरीफ बता सकते हैं या मिफ्ता साहब बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। जब मेट्रो का फुल इंचार्ज मैं हूँ तो मेट्रो की एक एक पाई का हिसाब हनीफ अब्बासी ने दिया है, फिर कोई और नहीं देगा। इस वक्त नून लीग का हाल यह है कि तहरीक इंसाफ नहीं, इत्तेहादी भी नहीं, बल्कि खुद नून लीग ही अपनी हुकूमत पर चढ़ाई कर रही है। और एक ऐसा सर्कस है कि बजट में ताजरों पर टैक्स लगता है तो मरियम नवाज ट्वीट करके उसे वापस करवाती हैं और फिर पार्टी ही से ये तनकीद भी की जाती है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स क्यों लगा रहे हैं। और सोने पर सुहागा ये कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली ज़रूरी है। पीर के दिन IMF की बोर्ड मीटिंग है। IMF की शराइत के तहत तमाम सूबों ने बजट सरप्लस के लिए अंडरटेकिंग पर दस्तखत करके दिए, मगर कल फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन करवाएं वरना तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें कह देंगी कि हम IMF डील में आपके साथ नहीं हैं और फिर हुकूमत IMF से डील लेकर दिखाए। और आज IMF की बोर्ड मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर खान झगड़ा ने वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत लिख दिया है कि हमने वसीतर कौमी मफाद में IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बजट सरप्लस के जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे वो मौजूदा हालात में नामुमकिन होगा। वजूहात में तैमूर झगड़ा ने 2 माह में वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात का वक्त ना मिलना, साबिक फाटा के बजट मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा की एनर्जी की मद में अदायगियाँ और गैस की कीमतें और टैक्स मामला बताए हैं। साथ ही उनके मुताबिक मौजूदा सैलाबों के बाद सूबे के अखराजात में इतना इजाफा हो जाएगा कि वादे के मुताबिक बजट सरप्लस नामुमकिन होगा। अब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने रोजनामा जंग के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज मलिक को बताया है कि उन्होंने इस खत की कॉपी IMF को भी भिजवा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत भी ऐसा ही खत लिखने पर गौर कर रही है। अब IMF बोर्ड मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले और फवाद चौधरी के इस बयान के 1 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने खत लिख दिया। IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें। क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया। और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता और कहेगा और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं। इस खत पर बात करने के लिए हमने तैमूर खान झगड़ा को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो तमाम कंट्रोवर्सी के सेंटर में हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे मामलों पर आपसे बात करनी है मगर 3 दिन बाद IMF प्रोग्राम की बहाली है। आप हमें बताते रहे कि जी मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया और ज़ाहिर उसके लिए बड़े मुश्किल फैसले किए, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, मगर ये जो ख़त लिखा गया है जिसको गालिबन CC भी कर दिया गया IMF को और पंजाब से भी ख़त आ रहा है, कहीं इससे IMF का प्रोग्राम बहाल ना होने के खदशात तो नहीं पैदा हो जाएंगे? शुक्रिया शाहजेब भाई। देखें मेरे ख्याल से जो आपने बात बताई इसका मुझे इल्म नहीं था। जो जंग के आपके ब्यूरो चीफ ने बताई है कि उन्होंने ये IMF को भी कॉपी भेज दी है। मुझे तो ये कॉपी इसमें नहीं लिखा हुआ मेरे ख़त में कि ये IMF को कॉपी भेजी गई है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी हैरत हुई जब हमने उनको दावत दी पहले फवाद ने ये बात की। मैं सिर्फ इतना बता दूं, हमने उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने ये सवाल भेजा कि क्या आपने IMF को भी ये कॉपी भेजी, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। मगर अरशद अजीज मलिक साहब कहते हैं कि उन्होंने उनको ये बात कही। नहीं, मुझे लाइक आई सेड मुझे इसका इल्म नहीं था, ना मेरे ख़त में ये कॉपी लिखी हुई है। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि जुम्मे के दिन शाम को आप मुझे एक ख़त भेज रहे हैं आखिरी वर्किंग डे पे, जबकि आपको पता है कि मंडे को IMF का बोर्ड हो रहा है
और इससे एक दिन पहले फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ये थ्रेट करते हैं कि हम जो है वो IMF का प्रोग्राम को नहीं होने देंगे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ घसीटेंगे। तो ये PTI जो है ये क्या पाकिस्तान दुश्मन है? क्या ये जो एक खातून उस दिन टीवी पे आई थी और जो बात कर रही थी कि हम पाकिस्तान पूरा जला देंगे अगर इमरान खान को कुछ हो गया, तो क्या इमरान खान की सियासत की पावर के चक्कर में क्या ये पूरे पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा देंगे, पूरे पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे? हम यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून वाले कोशिश करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने बचाया है, मेहनत करके डिफ़ॉल्ट से बचाया है। और आप जानते हैं, आपने खुद इब्तिदाई में कहा कि कितने मुस्लिम लीग के लोग जो है वो मुझ पे तोहफे बरसा रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह जानता है कि मेरी कोशिश जो है इस मुल्क के हक़ में थी और इस मुल्क की खातिर है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर PTI इस किस्म की हरकत कर रही है, ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि अपने मुल्क को दाव पे लगा रही है, अपने मुल्क की मईशत को दाव पे लगा रही है, इस वक्त जबकि फ्लड्स के अंदर करोड़ों लोगों के घर डूब गए हैं, उनके मवेशी मर चुके हैं, उनके बच्चे, इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है, घर टूट गए, रोड ब्रिजेस टूट गए, रोजगार चले गए, आप इस किस्म की सियासत करते हैं। मतलब कब आप पाकिस्तान का सोचेंगे? क्या इमरान खान को हुकूमत नहीं मिलेगी अगर वफाक में, तो क्या पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा देंगे? 2/3 ऑफ पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत है, पंजाब में KP के अंदर हम इनसे रिलेशंस रख रहे हैं, हर किस्म के इनको मराद दे रहे हैं, हर किस्म का इनके साथ वो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब से आज हमने बात की कि तमाम अकाबरीन पाकिस्तान के तमाम सूबे के लीडरान को आप बुलाएं फ्लड्स के लिए। इतनी बातें हो रही हैं, आप जाके पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुम्मे के दिन शाम को ये लेटर लिख के IMF को भेज रहे हैं। मतलब कभी आदमी सोचता नहीं है? कैन यू नॉट थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ इंटरेस्ट? कैन यू नॉट थिंक बियॉन्ड योर पार्टी सेल्फ इंटरेस्ट? मतलब इज दिस व्हाट दिस कंट्री हैज कम टू मीन टू यू? कि आप मुल्क की पूरी इकोनॉमी को स्टेक पे लगा देंगे क्योंकि इमरान खान को हुकूमत में आना है? क्या पंजाब की हुकूमत काफ़ी नहीं है? KP की हुकूमत काफ़ी नहीं है? क्या ये आप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ? मगर मुझे ये बताइए कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो 2 महीने से आपसे, आपके सेक्रेटरी से मीटिंग का टाइम मांग रहे हैं क्योंकि एक्स-फाटा के जो फाइनेंशियल मसाइल हैं, बजट एलोकेशन के मसाइल हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो नहीं दे रहे। फिर वो माजी के आर्टिकल 158 का मसला, वैकॉक का मसला, फिर जो टैक्स मसाइल हैं कि आपने पेट्रोलियम लेवी कर दी है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ज़रिए प्रोविंशियल कंसेंट के बगैर, जिसकी वजह से जो प्रोविंशियल ट्रांसफर्स हैं उनका क्वांटम कम हो गया है। जो पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके मसाइल को 100 अरब रुपए का वो कह रहे हैं कि हमें अनफंडेड लायबिलिटी हमारे लिए क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हम नहीं दे सकेंगे जो हमने सरप्लस कमिट किया था। देखिए बहुत मसले थे। कुछ दिनों पहले मेरी तैमूर जगड़ा साहब से बात हुई थी। मैंने इनसे कहा था, इनको भी पता थी कि मेरे सेक्रेटरी फाइनेंस जो थे वो कुछ 2 हफ्ते के लिए हज पे गए थे, उसके बाद आए, उनको सीरियस कमर में प्रॉब्लम आ गया। ही वॉज बेड रिटन फॉर 2 वीक्स। मैंने कहा जैसे ही हामिद ठीक हो जाता है, हामिद याकूब शेख हमारे सेक्रेटरी हैं, आप दोनों फाइनेंस सेक्रेटरी को और फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस को और प्रोविंशियल सेक्रेटरी को मिला लेते हैं, वो बात कर लेंगे, वो जो थोड़ा सा एजेंडा आगे बढ़ जाएगा, मैं और आप मिल लेंगे। उसके बाद हामिद की बात हुई है, हामिद शेख साहब की, हमारे फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी की बात हुई जगड़ा साहब से। उन्होंने कहा कि हम मिल लेते हैं। जगड़ा साहब ने कहा मिल लेते हैं। हामिद ने कहा आप फाइनेंस सेक्रेटरी अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को कहिए कि मुझे लिख के भेज देंगे क्या एजेंडा है, किस किस मसले पे बात करनी है। वो लेटर कभी भी नहीं आया। और ये जो बात बता रहे हैं ये मुझे पता है, लेकिन मैं आप ये बात कर रहे हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का वो बुलाओ, तो ये NFC करना आसान है। वो ये कह रहे हैं कि हाइडल प्रॉफिट गारंटी करो, तो हाइडल प्रॉफिट तो पूरे क्या आखिरी इमरान खान की हुकूमत में मिल गए थे। ये कहते हैं पख्तूनख्वा इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट अथॉरिटी या PDO के कुछ वाजिबात हैं इमरान खान के ज़माने से, क्या वो मिल गए थे इनको? वैकॉक के अंदर तो आई थॉट PTI वैकॉक कर रहा था, अब ये वैकॉक की मुखालिफत कर रहे हैं। और फिर ये बात कर रहे हैं TDPs के पैसे, TDPs के 95 अरब रुपए अप्रूव हुए थे, हम 103 अरब रुपए दे चुके हैं 95 के सामने, और कितने पैसे चाहिए? ये बात कर रहे हैं कि KP हुकूमत को हमको पैसे आपने कम दिए, ज़्यादा पैसे दें वो अपने ट्राइबल एरियाज़ के लिए, फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ के लिए। बिल्कुल, वो हमारे भाई हैं, हमारी सर आंखों पे। हमने इनसे गुजारिश करी है कि हमको लिख के दे दो कि आपके कितना खर्चा हो रहा है। क्या 21 अरब रुपए आपके पास एक्सेस नहीं बचे हुए थे पिछले बजट के अंदर से? क्या हमने हर इदारे के बजट के अंदर कटौती नहीं लगाई है? आपके बजट में बिल्कुल हमने लास्ट टाइम जितना करा है, आपको अगर कम लग रहे हैं तो आप हमको लिख के दे दीजिए कि ये यहाँ हम खर्चे हुए हैं, ये कम है। ये मुँह ज़बानी खर्च के ऊपर बात नहीं हो सकती है। तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। इन एनी केस दिस इज नॉट, दे आर नॉट रनिंग आउट ऑफ मनी राइट नाउ, दिस इज नॉट एन इशू राइट नाउ।
लेकिन ये बात इस वक्त IMF को लेटर लिखना, IMF पहले इन्होंने लिखने के मना कर दिया, उसके बाद फिर हमने बहुत इनको समझाया तो इन्होंने लिख दिया। मैं तो अभी फ़ोन किया था आपके शो में आने से कुछ देर पहले, मैंने अभी फ़ोन किया था, तो चलो नहीं लगा होगा, वो मसरूफ़ होंगे। मगर मुझे तो बता दें कि IMF प्रोग्राम तो खतरे में नहीं है ना इसकी वजह से। मंडे को बोर्ड मीटिंग है, इतना इस अवाम ने भुगत लिया कि कहीं हम डिफॉल्ट ना कर जाए, उस चक्कर में इतनी महंगाई भुगत रहे हैं हम। 44.5% पर पहुंच चुका SPI, 25% पे पहुंच चुका CPI, मुमकिन तौर पर और कोई 26-27% होगा इस महीने के लिए। तो अवाम ने बड़ा भुगता है, कोई डीरेल तो नहीं हो जाएगा ना प्रोग्राम? IMF हुकूमत पाकिस्तान से डील करता है, सब नेशनल गवर्नमेंट से डील नहीं करता। कोई मसला नहीं आएगा, जो भी वो चाहें कर लें, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो पीर के दिन IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव होगा। हमने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए, बड़ी मेहनत करी है। शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने और हमारे दीगर लोगों ने कतर से पैसे लेकर आए हैं, सऊदी अरब से पैसे लेकर आए हैं, UAE से पैसे लेकर आए हैं, चाइना से सपोर्ट हासिल करी है, दुनिया के दीगर इदारों से फंडिंग का काम किया है। और यहाँ पर हमने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, बहुत हमने अपना जो है वो मुश्किल फ़ैसले करे हैं, तब जाके अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको शाज़ेब भाई ये बताऊं कि जब हमारी हुकूमत आई थी उसका एक आध महीना था तो पाकिस्तान वॉज 4th लाइकलीस्ट कंट्री टू डिफ़ॉल्ट। मैं कसम से आपको बता रहा हूं कि एक LC नहीं खोल सकते थे हम लोग, मुझे खुद फ़ोन करके बात करनी पड़ती थी, कभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन में, कभी किस बैंक में, शारजा में, कि यार हमारी ये LC PSO की कंफर्म कर दो। वो एडनॉक और आराम को थे, वो कंफर्मेशन मांगते थे, 5% कंफर्मेशन चार्जेस लगते थे, विच इज़ अनहर्ड ऑफ। मगर वहां से लेकर आज मैं आया हूं कि जहां पे कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क आधा हो गया है, मगर तो ये चीजें की है ना। मगर आपने ये भी कहा कि आपका नून लीग से आपको तनकीद हो रही है, आपने कहा कि अल्लाह जानता है जो आपकी एफर्ट्स हैं, जाहिर अल्लाह तो सब जानता है, मगर यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि नवाज शरीफ नहीं जानता है और वो आपसे सख्त गैर मुतमईन है, खुश नहीं है आपकी कारकर्दगी से, और वो चाहते हैं कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बने। और आपको अच्छे से पता है कि ऐसे ही नहीं हो सकता कि आबिशर अली साहब आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर अगले दिन आएँ और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र आ रहे हों हनीफ अब्बासी साहब, और ऐसे नहीं होता कि इसहाक डार साहब आर्टिकल लगा रहे हो जिसमें आपकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल हो और उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ें हों, वो ट्वीट कर रहे हो। ये ऐसे ही नहीं होता है। देखिए, ये जो हमने पेट्रोल महंगा किया है, ये जो हमने बिजली महंगी करी है, इससे तो ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ खुश नहीं है, और कोई भी सियासतदान कैसे खुश होगा। लेकिन सवाल ये है ना कि आबिद शेर अली अगर मेरी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो उनका हक है, वो मेरा भाई आबिद, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि कौन सा मेरा ऐसा फ़ैसला है जो शहबाज शरीफ ओन नहीं करते, या कौन सा शहबाज शरीफ का फ़ैसला है जो मैं ओन नहीं करता। मैं तो हर फैसले को ओन करता हूँ, चाहे मेरी उसके अंदर मेरी राय कोई भी हो, लेकिन एक मरतबा अगर काबीना ने और मेरे बॉस ने, शहबाज शरीफ ने फ़ैसला किया है तो मैं उस फैसले को ओन करता हूँ, लेकिन मेरे हर फैसले के ऊपर शहबाज शरीफ का दस्तखत होता है। ये आबिद शेर अली साहब को भी पता है, ये हम सबको पता है। मगर वो कह रहे हैं कि माजी में ज़्यादा बेहतर निगोशिएट किया था IMF के साथ, ये जो इमरान खान की कंडीशंस थी उनके ऊपर आपने अच्छा नहीं निगोशिएट किया, ये भी आबिशर अली ने कहा। और आपको पता है कि आबिशर अली साहब की कितनी फाइनेंस और इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है, और ये बात उन्हें किसने बताई होगी और फिर किसके ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी? भाई, मैंने सच्ची बात यह है कि आबिद शेर अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो मैंने नहीं सुनी है। मुझे बाद में थोड़ी किसी ने, मेरे दोस्तों ने वो क्लिप्स भेजी थी, वो अपने जियो की टिकट्स भेजे थे। अब मुझे नहीं पता कि आबिद ने क्या क्या कहा है, लेकिन ठीक है, मतलब कोई भी ये कह सकता है कि मिफ्ता ने जो निगोशिएट किया है प्रोग्राम वो अच्छा नहीं किया। ये तो बिल्कुल, इसमें तो दो राय हो सकती हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। मेरी एक गुजारिश है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस आप ये देखें कि क्या मिफ्ता ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है? क्या मिफ्ता वज़ीर ख़जाना बनने के दूसरे दिन IMF गया है? क्या IMF की फंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी की है? क्या पाकिस्तान जो था वो 4th लाइकलीस्ट कंट्री में डिफ़ॉल्ट में था? क्या पाकिस्तान अब उधर से लिस्ट से निकला है? क्या पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है ये बातें आप आवाम को तो समझा रहे हैं, नवाज शरीफ को नहीं समझा पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसहाक डार बने फाइनेंस मिनिस्टर। आप तैयार हैं इस काम के लिए? आपको कम्युनिकेट किया उन्होंने खुद ने कि मैं चाहता हूँ इसहाक डार बने? अगर नहीं, मुझे मियाँ साहब ने ये नहीं कहा, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वज़ीर ख़जाना बनूँ हूँ तो मियाँ साहब की राय इसमें शामिल ना हो। शहबाज शरीफ साहब की और मियाँ साहब की दोनों की राय से बनाऊँगा वज़ीर ख़जाना, मुझे यकीन है इसका। और मुझे तो शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ दिनों से पहले उन्होंने मुझे कह दिया था, जिस दिन नो कॉन्फ्रेंस था, कि तुम तैयारी कर लो,
तो अंदाज़ा था कि ये मैं ही बनूंगा, चूंकि 4 साल अपोजिशन तो मैं ही यहाँ कर रहा था। जो हर किस्म के बजट के ऊपर एनालिसिस तो मैं इधर लिख के देता था पार्टी को। हर किस्म की उनकी जो बहस होती थी 10-10 दिन असेंबली के अंदर, तो के चैम्बर्स में शहबाज साहब के तो मैं बैठता था ड्यूरिंग द बजट सेशन। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था और पार्टी ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मियाँ साहब ने ये पहली मरतबा नहीं, दूसरी मरतबा इज्जत दी। जब लास्ट टाइम भी शहबाज शरीफ डार साहब जो थे वो कमर के दर्द की वजह से लंदन चले गए थे अक्टूबर 17 के अंदर, तो उसके बाद नवंबर फिर आप दोनों का मुझे फिर पार्टी ने मौका दिया। मगर आप दोनों का आपस का मसला है ना डार साहब आपको पसंद करते हैं, वो चाहते हैं वो वजीर खजाना बने, ना आप उन्हें पसंद करते हैं। मगर सफर इस वक्त जो आपकी पार्टी के अंदर का डिवाइड है उसकी वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो रही है। चाहे मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करें, आप मार्केट में जाके, ज़ाहिर आप तो मार्केट से कनेक्टेड होते हैं बतौर वजीर खजाना, पूछ लें कितनी अनसर्टेनिटी आई है, उसके बाद मार्केट में जाके आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये सारी मैसेजिंग तो नेगेटिव ही है ना पार्टी के अंदर। या तो फैसला कर लें, या तो आप रहें, या फिर बना दें इसहाक डार साहब को, मगर फैसला तो कर लें। शादिब भाई, इसमें तो कोई बात नहीं है ना कि ज़ाहिर है कि नेगेटिव बात है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मेरी और डार साहब की जो गवर्निंग फ़िलासफ़ी है, मईशत की फ़िलासफ़ी डिफरेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अब ढकी छुपी बात नहीं है। डार साहब ने इतनी मरतबा ये बातें की और इतने मेरे ख़िलाफ़ ट्वीट कर लिए हैं, जो इदारे जो छपते हैं दूसरी जगह, ये जो है मुस्लिम लीग के ग्रुप्स में भेजते हैं, अब ये बात छुपी नहीं रही है। लेकिन किसी ने आज मुझसे पूछा कि डार साहब के ऊपर केसेस हैं, मैंने कहा एकदम झूठे केसेस हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। तो हम एक पार्टी के अंदर एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। आप पार्टी के अंदर हैं और आपने आज, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने दिफा भी किया, मगर मामला सिर्फ राय के अलग होने का नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का मामला भी मुझे लगता है इस पर भी सवाल हो सकता है। देखिए आप दोनों की एक दूसरे के बारे में राय क्या है, देखिए ना। मैं 4 दफ़ा पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो ये कौन सी कहाँ से आगे ऑल ऑफ ए सडन? ये कुछ हल्के हैं जो कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना। ये मियाँ नवाज शरीफ का फैसला है, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है मेरे वापसी का। जो ज़्यादातर साथी हैं वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ साथी जो है वो सचमुच तशवीश है उनके पास, और कुछ जेलसी में भी करते होंगे, ज़ाहिर है। ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे ख़िलाफ़ जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, दीगर चीज़ें करते हैं। फिल्म स्टार फवाद खान तो नहीं होंगे इसहाक डार से इनसिक्योर, ना ही आपसे जेलसी, आप दोनों का आपस का ही मसला है इनसिक्योरिटी का और जेलस होने का। मेरी बात सुने, मैं आपको फिर ये कहता हूँ, मैं पता नहीं कितनी मरतबा ये कह चुका हूँ कि मुझे तो एक व्हाट्सएप चाहिए शहबाज शरीफ साहब का, मियाँ साहब का, या उनके शहबाज साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर का कि मिफ्ता इस्तीफ़ा दे दो, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और मैं तो मतलब मुझे हटाना क्या बड़ी बात है। आई सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मुझे जिस दिन उनको हटाना चाहेंगे वो हटा सकते हैं, वो हटा दें। अगर डार साहब को बनाना चाहते हैं डार साहब को बनाना चाहें, किसी और को बनाना चाहें किसी और को बना दें, एहसन इकबाल साहब को बना दें, शायद अब्बासी साहब को बना दें। मगर आप ये तो कहें ना कि भाई आपने मुझे वजीर खजाना रखना है तो मुझे रखें, बनाना है तो किसी और को बना दें, मगर जो भी फैसला है ये तो नहीं ना हो सकता कि आज तहरीक इंसाफ ने आपके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इत्तेहादियों ने भी कुछ नहीं कहा है, मगर आपकी अपनी जमात से हुए जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इस तरह नहीं चलती मईशत पर, इस तरह मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही आएगा। देखिए, कुछ काम मेरे हैं और कुछ काम जो हैं वो मैं अल्लाह के हवाले छोड़ देता हूँ, वो सब ठीक हो जाता है। मैं देखें ये कितने अरसे से, मेरे ख्याल से मैं मिनिस्टर बनाऊंगा उसके 15 दिन के बाद से ये शायद, या 15 दिन से पहले ही ये चमगोइयाँ शुरू हो गई कि मिफ्ता जा रहा है, मिफ्ता जा रहा है, मिफ्ता जा रहा है। मैं तो मतलब रेडी हूँ सीरियसली, जिस दिन निकालेंगे उस दिन चले जाऊंगा। मतलब आई एम लेकिन जिस दिन तक मैं बैठा हूँ, लेकिन सुन लीजिए शादिब भाई, ये बात बड़ी ज़रूरी है। जिस दिन तक मैं बैठा हूँ मैं काम करूंगा कि इस दिन में सारी ज़िंदगी इस मिनिस्टर रहूँगा। मैं कभी भी कोई टाइम होराइजन का सोच के नहीं करूँगा कि मेरी तो 6 दिन में छुट्टी हो रही है या 1 साल में छुट्टी हो रही है, हुकूमत 1 साल में जा रही है। आई विल डू व्हाट इज़ राइट फॉर दिस कंट्री, आई विल ऑलवेज एडवोकेट व्हाट इज़ राइट विद दिस कंट्री, एंड आई विल ऑलवेज पुट पाकिस्तान इंटरेस्ट फर्स्ट। अगर आबिद शेर अली को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर उसको बुरा लगता है तो 2 रोटियाँ खाए, आई डोंट केयर। वैसे मुझे ये भी बता दें कि जो एक सर्टेनिटी आनी थी वो रिवर्स हो गया मामला, और रिवर्स इस तरह हो गया है कि इंटरबैंक में 220 से ऊपर है डॉलर और ओपन मार्केट में 230 रुपए का है डॉलर। 10 रुपए का फ़र्क, तो ये हिस्टोरिक हाइज हैं। इससे रेमिटेंसेज में भी फ़र्क आ सकता है ऑफिशियल चैनल से जो आती है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर हम अनऑफिशियल से लाते हैं तो ओपन मार्केट में हमें ज़्यादा बेहतर रेट मिल सकता है। क्या वजह है कि आप वो जो कॉन्फिडेंस एक अचानक आया था वो वापस चला गया?
देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है। हमारी जो पॉलिटिकल जो मेरी जो कोशिश है और कामयाब भी हुई है काफ़ी हद तक, वो यही है कि पाकिस्तान शुड लिव विद इन इट्स मीन्स। हम अपने चादर देख के पैर फैलाएं। हमने जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से इंपोर्ट को जिस तरह भी करा कम किया है। पाकिस्तान के अंदर इस महीने भी इंशाअल्लाह ताला अगस्त के अंदर बहुत अरसे बाद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस जो है वो हमारे इंपोर्ट के बराबर होंगी इंशाअल्लाह ताला। 100 मिलियन शायद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस ज़्यादा हो जाएँ इंपोर्ट से, या 100 मिलियन कम हो जाएँ। तो हमने ये कर लिया है, वी विल लिव विद इन आवर मीन्स। और जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस उसके बराबर हो जाएगी तो आपके इनकमिंग डॉलर्स ज़्यादा हो जाएंगे। पहले 15 दिन जो थे वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में इनकमिंग डॉलर्स ज़्यादा थे, इसलिए अब रुपया जो है वो गेन कर रहा था स्ट्रेंथ। उसके बाद इनकमिंग डॉलर्स आने कम हो गए, कुछ रेमिटेंस भी कम हो गई, कुछ एक्सपोर्ट्स की रिसीट्स भी कम हो गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है पिछले 1 आध दिन से कि वो बढ़ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है वो रुपया अपना खोया हुआ वैल्यू वापस मगर आपने इंशाअल्लाह गेन कर। IMF से मुआहदे के तहत 16 अरब डॉलर पे है कि आपने जून एंड तक अपने रिजर्व्स लेके जाने हैं। ये होगा कैसे? क्योंकि पहले तक शायद कुछ कैश मिलेगा, कतर से 2 अरब डॉलर का कैश नहीं मिला है। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स मिल रही हैं 1 अरब डॉलर की सऊदी अरब से, 3 अरब डॉलर की कतर से। उसमें भी आपने कहा रोजवेल्ट होटल नहीं देना, PIA नहीं देना, तो एयरपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, LNG प्लांट्स करेंगे। LNG प्लांट्स की आपने भी स्टडी पूरी करनी है, सोलर फार्म्स में। ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म मामला लग रहा है। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी आया था कि 10 अरब डॉलर सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी, गवादर में रिफाइनरी लगी, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो लॉन्ग टर्म, ये कुछ पैसे आने, हमारे रिजर्व बहुत कम हैं, 1.5 महीने की दरामदाद के हैं। नहीं देखें शाज़ेब भाई, आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला हम रिज़र्व जो है वो 6 बिलियन से जो IMF कह रहा था इस साल के अंदर बढ़ा के जाएंगे। जो कतर के 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो हमारा फंडिंग गैप को पूरा कर देता है। उस कतर के जो 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसमें वो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स ख़रीदने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के एसेट्स ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, इंक्लूडिंग दो LNG प्लांट्स एंड सम अदर एसेट्स, जिससे पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ेंगे। इसी तरह UAE ने कहा है कि वो पाकिस्तान के शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे भी हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो वो बेहतर है एक्चुअली कर्ज लेने से कि उसमें सूद भी नहीं देना पड़ेगा और उनका इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में हो जाएगा ये? हमारी मार्केट भी इससे बढ़ेंगी। मतलब ये होगा क्योंकि इसके लिए बहुत ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, चीज़ें ठीक करनी होती हैं। हफीज शेख साहब के ज़माने से सुन रहे हैं LNG पावर प्लांट्स का, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 2 प्राइवेटाइज करेंगे, नहीं हो पाए आज तक। तो ये इन्वेस्टमेंट आ पाएगी? मैं ये समझता हूँ कि अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला या उसके बाद वाले हफ्ते में, लेकिन अगले हफ्ते ही मेरी कोशिश है कि UAE से पहली टीम आ जाए और हमारा ये जो है वो डिस्कशन शुरू हो जाए। कुछ हमारा G2G बिल के अंदर कुछ ताख़ीर हो गई, UAE की टीम आ जाएगी तो इंशाअल्लाह पहली वाली डिस्कशन जो शुरू हो जाएगी। आज सुबह मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई थी ये LNG के प्लांट्स के लिए कोई इंटरनेशनल एडवाइज़र रखने का, और हमने कुछ तरीका निकाला है कि जल्दी से उसको रख लें ताकि इंटरनेशनल एडवाइज़र हमको एडवाइस कर सके प्राइस वगैरह के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी काम हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंशाअल्लाह ताला जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो ये सब चीज़ें हम लेकर आएंगे। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ये कर लेंगे, इस साल के अंदर आराम से कर लेंगे। जब आप इस साल में कर लेंगे तो एक और जो कंसर्न है वो ये कि ज़ाहिर PDL तो आपने 50 रुपये करना है जनवरी तक पेट्रोल पर, अप्रैल तक डीजल पर, और 10 रुपये अभी भी बढ़ जाएगा 1 सितंबर को। मगर के 10.5% का सेल्स टैक्स भी IMF के मुआहदे के तहत लगाना पड़ेगा। अगर पहली तिमाही में आप टैक्स अदाफ ना पूरे कर पाए, फिर वो एग्रीकल्चर की चीज़ के इनपुट पर भी लगाना पड़ेगा। तो ये खतरा है फिर कि कोई 290 फी लीटर पेट्रोल होने वाला है पाकिस्तान में आने वाले महीनों में? नहीं, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। मतलब मेरा नहीं ख्याल है। देखें अभी तक जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है हमने रेवेन्यू ज़्यादा जमा किया है। मई जून के महीने में भी हमने रेवेन्यू ज़्यादा जमा किया है, जून में तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जमा किया है। फिर जुलाई के महीना जो कि अमूमन FBR रिकॉर्ड नहीं आती, टारगेट पूरे नहीं करती, हमने जुलाई के महीने भी टारगेट एक्सीड किया है। और आज भी मैंने चेयरमैन साहब को कहा है 483 अरब रुपए का टारगेट है कि 500 अरब रुपए करके दिखाइए। 500 शायद नहीं हो क्योंकि हमने काफ़ी इंपोर्ट पे पाबंदी भी रखी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 490-495 अरब रुपया इस महीने भी जमा कर लेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने अपने टारगेट करें, और जहाँ पे अगर हम कहीं खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं तो हम इसको भी हम केयरफुली देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे जो डेफिसिट के टारगेट हैं और ख़र्चों के टारगेट हैं हम वो मीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस बार पाकिस्तान जो है वो IMF को जो अपने किए गए वादों पर कोशिश करेगा पूरा उतरने की। मतलब महंगाई
44.5% सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है इसेंशियल आइटम्स की जो इन्फ्लेशन है। 24.9% जुलाई की थी, अब 26-27% एक्सपेक्टेड है कि गालिबन अगस्त की इन्फ्लेशन होगी। फिर फ्लड्स आ गए हैं जिसकी वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से एक अलग खतरा है कि इन्फ्लेशन का फैक्टर अलग होगा और शायद हमें कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़े, और अगर वक्त पर और सही तरीके से गंदम नहीं बोई जाती है तो वो भी इंपोर्ट करनी पड़े। तो ये कितना मुआशी बहरान आने वाला है, इन्फ्लेशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट के खतरात कितने पैदा हो रहे हैं? देखिए, एक 10 लाख टन 1 मिलियन टन गंदम तो हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और आज भी मेरी कल भी तारिक बशीर चीमा साहब से मेरी बात हुई थी, आज भी सुबह बात हुई है, वज़ीर आज़म से भी बात हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम 2 मिलियन टन तक और गंदम इंपोर्ट कर लेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर 2-2.5 मिलियन टन का हम ज़ख़ीरा भी रख सकें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी रख सकें। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बड़ा तशवीशकुन बात है कि सिंध के अंदर जहाँ पे अक्टूबर के अंदर वीट की प्लांटिंग शुरू हो जाती है, वहाँ पर अगर ज़मीन गीली हुई या पानी पूरी तरीके से उसकी निकासी ना हो सकी तो हमारे किसान भाइयों को मुश्किल हो जाएगी। साथ साथ ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त अजनास के ऊपर जहाँ पे ज़ख़ीरा हुआ था वहाँ पे पानी वानी आ गया है, तो वो भी कमी हो गई है। तो ये मुश्किल तो हो गई है। ये फ्लड्स जो हैं, ये ह्यूमन ट्रेजिडी तो बहुत बड़ी है, अनस्पीकेबली लार्ज ह्यूमन ट्रेजिडी है। मुझे वज़ीर आज़म साहब से अभी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वो जब सुबह सखर गए थे तो बोल रहे थे कि पूरा सखर के पास लैंडिंग करते हुए ऐसा लग रहा था कि पूरा सिंध दरियाए सिंध हो गया है, पूरी जगहों पे पानी है और बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन है। मैंने सुबह वज़ीर आज़म ने जो है वो एम्बेसडर्स को ये मीटिंग सुबह की है, कल शाम को उन्होंने डोनर्स से मीटिंग करी है। इंशाल्लाह कल या परसों हम एक फ्लैश अपील भी करेंगे। ऑलरेडी हमको वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन का वादा कर दिया है, ADB ने $25 मिलियन की बात की है, दीगर ममालिक भी इंशाल्लाह ताला इसमें देंगे। हमने 28 अरब रुपया दे दिया है फाइनेंस डिवीज़न ने बिस्प को, जिसके तहत हर फैमिली को 25,000 रुपया दे रहे हैं हम लोग, ताकि कम से कम वो दाल दलिया अपना डाल सकें, राशन ले सकें, टेंट वगैरह ले सकें। इसके साथ साथ हमने 5 अरब रुपया दे चुके हैं NDMA को। वज़ीर आज़म साहब ने आज NDMA के साथ कुछ और भी ऐलान करें हैं सिंध के अंदर के 15 अरब रुपए और भी सिंध के लोगों को बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन जहाँ पे हुई है वहाँ पे देंगे। साउथ पंजाब में डेवस्टेशन हुई है, टांक में, साउथ KP में बहुत डेवस्टेशन हुई है, और बलूचिस्तान तो पूरी डेवस्टेशन हुई है। ये और गरीब तरीन लोगों के ऊपर ये ट्रेजिडी आई है। अल्लाह ताला ने हमको बड़ी आजमाइश पे डाला हुआ है। मैं चाहूँगा, मैं अपने भाइयों से बहनों से अपील करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर फ्लड अफेक्टीज, उसमें दिल खोल के अतिया दें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो चाहता है वो निजी तौर पर काम करे, मुखैर लोग निजी तौर पर काम करें। ये हुकूमत अकेली डील नहीं कर सकती, लेकिन इसमें ये बहुत अनस्पीकेबल ट्रेजिडी है। और जो आपने बात की, देखें प्याज शायद 300 रुपये किलो हो गई है, क्योंकि अब ये रोड्स टूट गए। इस वक्त सक्कर से कराची जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है सीधे रास्ते से, तो प्याज की फसल भी ख़राब हो रही है, ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला हो गया है। तो इस वक्त तो फूड इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। जो पाकिस्तान में जो नॉन फूड नॉन एनर्जी इंपोर्ट है, जो इन्फ्लेशन है, जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 12 या 13% है। वो अभी भी रिलेटिवली ओके है, लेकिन जो ओवरऑल CPI है वो 24% था लास्ट महीने, तो वो बहुत ज़्यादा है। जाहिर है कि मेरी कोशिश है कि इसको मैं कम कर सकूं, लेकिन ये फ्लड्स ने और मानसून ने से ये मामला बड़ा ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं है कि फूड इन्फ्लेशन उससे पहले कंट्रोल में थी। ये जो कोर इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं, नॉन फूड नॉन एनर्जी, ये डबल डिजिट में आहिस्ता आहिस्ता गई है, 13% पर आ गई है, शायद इस दफ़ा और ज़्यादा हो। मगर हमें नज़र आ रहा था कि 21% पर आपकी जून की महंगाई थी, फिर 24.9% जुलाई की थी। ये मानसून से पहले के मामला हैं, तो ये महंगाई आपकी बढ़ रही थी, कंट्रोल नहीं आ रही थी। नहीं, महंगाई तो बढ़ रही थी शाज़ेब भाई। आप खुद देखें ना कि आज मैं अभी पढ़ रहा था कि मेरे ख्याल से जर्मनी के अंदर 1000 या फ्रांस में शायद 1000 यूरो पर मेगावाट की बिजली की प्राइस हो गई, यानी कि 1 यूरो पर किलोवाट आवर, 240 रुपये पर किलोवाट का या 250 रुपये पर किलोवाट जो है की यूनिट है बिजली का। आप देखें कि हमने पेट्रोल महंगा किया, क्यों हमको करना पड़ा। उससे पहले 760 अरब रुपए का हुकूमत नुकसान कर चुकी थी, हुकूमत दिवालिया हो जाती अगर नहीं करते तो। हमने गैस महंगी करी, हमने दीगर चीज़ें महंगी करी। जब हमने इतनी महंगी करी तो चीज़ें, तो महंगाई तो आएगी, इसमें क्या कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं ताकि मनी सप्लाई कम हो, हमने इम्पोर्ट्स को रोका है, हमने थोड़ी सी कोशिश करी है कि आउटपुट को रोकें या डिमांड को रोकें, तो पाकिस्तान को स्टेबल करना है। आज मैं फिर एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग बड़ी तनकीद करते हैं, और ठीक है तनकीद कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी सोचें कि हमने किस चीज़ से
बचाया है, हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है। अल्लाह माफ़ करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता तो फिर क्या होता। आपको एक बाहर से आप एक दवाई नहीं खरीद सकते थे, एक आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते थे 1 लीटर। आप देखें कि 4 महीने हम लोग रहे हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ज़ाना मिर्ज़ा इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं, मज़ीद खबर पर बात करेंगे। मुल्क में बारिशों ने गुज़िश्ता 61 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में सैलाबी रेलों ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान के चारों सूबों में फ़ौज को तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। इस वक्त मुल्क भर से दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। एक तरफ दरियाए सवात ने क़यामत ढा दी है तो दूसरी तरफ नौशहरा में एक बड़े सैलाबी रेले का इम्कान है। आज दरियाए सवात के सामने कुछ भी नहीं टिक सका। स्कूल, पुल, होटल्स, इमारतें सब बहा कर ले गया। सवात के इलाकों में इमारतें रेत की दीवार की तरह गिर गईं। गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। कालाम में एक होटल चंद सेकंड्स के अंदर पानी की नज़र हो गया। मेगोरा बाईपास पर मुतादिद होटल्स और रेस्टोरेंट ज़ेर आब आ गए। इसी तरह लोअर कोहिस्तान में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। लोअर कोहिस्तान में 5 दोस्त 3 घंटे तक सैलाबी रेलों का सामना करते रहे। इलाका मकीनों के मुताबिक 5 दोस्त अचानक सैलाबी रेले की जद में आने के बाद एक बड़े पत्थर पर चढ़ गए और 3 घंटे तक मदद के मुंतज़िर रहे। मकामी अफराद ने रस्सियों के जरिए उन्हें निकालने की कोशिश की मगर वो तेज़ मौजों की नज़र हो गए। इतलात के मुताबिक सिर्फ एक नौजवान को बाहर निकाल लिया गया जबकि अभी तक सिर्फ एक ही लाश मिल सकी है। इसी तरह डेरा इस्माइल खान जहां का आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा भी किया, वहां एयरपोर्ट पानी में डूब गया है। फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट का रनवे दरिया का मंजर पेश करने लगा है। ASF कैंप भी पानी से भर गया। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशों से तबाही की पेशगोई की गई है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है देखिए। अब आज पूरा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा और इस वक्त भी तेज बारिश जो है वो हो रही है। मेरे लेफ्ट साइड पर हम आपको ये मनाज़र भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरियाई स्वात के पानी के बहाव में कोई कमी नहीं आ रही। मुसलसल ये बहाव जो है ये जारी है। इस सैलाब से साल 2010 में जो नुकसान हुआ था स्वात में, शायद उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। जो यहाँ पर माहिरीन है उनका ये कहना है कि आज दरियाई स्वात से 2,37,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजरा है। और न सिर्फ इस पानी से स्वात के जो बला इलाके हैं वादी कलाम, इसके अलावा बहरैन, मदियन और मिंगौरा में नुकसान हुआ है, बल्कि अब जब ये पानी चरसद्दा तक पहुंचेगा, जब नौशहरा तक पहुंचेगा तो वहां पर भी यकीनन इससे कई नुकसान होंगे। हजारा डिवीजन के 2 अजला मंसेरा और लोअर कोहिस्तान में 2 दिन की मुसलसल बारिशों के बाद अब तक खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 21 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वादी काखान में दर्जनों दुकानें और होटल तबाह हो चुका है। शाहराए काखान 3 मकामात पर मड स्लाइडिंग की वजह से बंद है। लोअर कोहिस्तान के इलाके दुबैर और पटन में मुतादिद दुकानें तबाह, जबकि अपर कोहिस्तान में कई 100 फुट तक शाहराए कराकरम दरिया बुर्द हो गई है, जिसकी वजह से हर किस्म की ट्रैफिक बंद है। दासू डैम के रिहायशी कैंप तबाह और दासू डैम की तामीर का काम रोक दिया गया है, जबकि दुबैर पावर हाउस भी खतरे में है। अब इसके बावजूद इंतजामिया का कहना है कि अभी भी हजारा के पहाड़ों और दरों में आबाद लोगों की हमें कोई खबर नहीं है। बारिश रुकने के बाद उनके नुकसानात का अंदाजा बाद में लगाया जाएगा। शाहजेब साहब, अगर हम लोअर दीर की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो है दरिया पांचकोड़ा में 1,40,000 क्यूसिक पानी बह रहा है, जो कि 2010 के मुकाबले में 10,000 क्यूसिक पानी जो है इसमें ज्यादा बह रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ होटलों, इमारतों और रिहायशी मकानात की बात करें तो यहाँ पर दर्जनों होटल्स, कई राब्ता पुल्स और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि कई राब्ता सड़कें जो है वो दरिया बुर्द हो गए हैं। जुलम पुल के मुकाम पर चतराल और पेशावर को मिलाने वाले शाहरा जो है वो दरिया बुर्द हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर किस्म गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है रोक दी गई है। इस वक्त जो है लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद नुकसानात जो है वो सैलाबी सूरत हाल ने की है। जिले इंतजामिया ने लोगों को हिदायत जारी की है कि दरिया पंचकोड़ा के करीब ना जाए और वहाँ पर किसी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। ये जो सैलाबी सूरत हाल है 2022 की, डेरा इस्माइल खान इस वक्त 4 तहसीलें बराह रास्त मुतासर हुए हैं। कई ऐसे कस्बात हैं जहाँ पे अभी भी लोग मुक़य्यद हैं, उन एरिया से वो बाहर नहीं निकल सकते और उन तक इमदाद भी नहीं पहुँचाई जा सकती। डेरा इस्माइल खान के जो तहसील परोवा है, तहसील दराबन, कुलाची और DI खान तहसील के भी कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पानी टांक, रोब और जनूबी वज़ीरिस्तान से जो रेले आए थे उनसे बराह रास्त ये इलाके मुतासर हुए हैं। इसी तरह सिंध का बेशतर इलाका डूबा हुआ है, तेजी से बीमारियां जन्म ले रही हैं। मजीद सैलाबों के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल देखिए।
जिला मटियारी और जिला सांगड़ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जिला सांगड़ में आज सेम नाला जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से 200 से ज़ायद घर जो है वो डूब गए हैं और सैकड़ों घरों में इस वक्त पानी जमा हो गया है। यही सूरत हाल न्यू सईदाबाद की भी है। न्यू सईदाबाद के 200 से ज़ायद जो गांव हैं मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। हज़ारों घरों में पानी है, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोग कश्तियों में अपनी मदद आप मुंतकिल हो रहे हैं, अपना मवेशी निकाल रहे हैं और अपने बच्चों को महफूज गाहों पर निकाल रहे हैं। लोग जो महफूज गाहों पर पहुँच गए हैं, झोपड़ियों पर पहुँच गए हैं, उनका वहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। ना उनको राशन मिल रहा है, ना ही उनको खेमे मिल रहे हैं। वो अपनी मदद आप खेमे शापर से बना कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तरफ ज़िला सांगड़ और मटियारी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लोग डूबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो बाअसर आबादगार हैं वो अपनी ज़मीनों का पानी निकाल कर इन सैलाबी रेलों के पानी में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद पानी के भाव में इजाफा हो रहा है। जो टंडो आदम शहर है वो ज़ेरे आब आने का खतरा है। मैं इस वक्त शिकारपुर रोड पर एक रिलीफ सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे आने वाले मुतासिरीन एहतजाज कर रहे हैं, जिनका कहना है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं खाने पीने के हवाले से। बरसात में हम ऐसे हो गए रोने जैसे। अभी हमारे घर पे चल के देखो कि हमारे हालात कैसे हैं, रहने के, खाने के, पीने के। हम बोल भी नहीं सकते मुंह से कि हम बोले क्या। खाना मिले, हमारे को राशन मिले, हमारे को कैंट मिले, पानी में बैठे और बूढ़े हो रहे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम लोग भूखे मर रहे, रोड पे हम पड़े हैं, हम बारिश में हम बूढ़ गए, हमारे बच्चे बीमार हो गए, तंबू नहीं है, धूप में हम जल रहे हैं। मैं इस वक्त जिला दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको सड़कों पर वो गाड़ियाँ नजर आ रही हैं कि लोग नकल मकानी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली है, चाहे वो ट्रक्स हैं। लोग अपना सामान यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, जोक दर जोक लोग निकल रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ सिंध का दौरा किया, इमदाद का भी ऐलान किया। दूसरी तरफ मुसलसल बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से बलूचिस्तान का राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता हो गया है। बलूचिस्तान में फ़िज़ाई, ज़मीनी और रेलवे नेटवर्क्स को मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम 4 हाईवेज़ जो बलूचिस्तान को दीगर सूबों से जोड़ते हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल देखिए। शाहजेब ये बताते हुए दिल खून के आंसू रोता है कि बलूचिस्तान के वाहिद ज़रे इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर को आज खतरनाक तीसरे सैलाब का सामना है। लाखों एकड़ रकबे पर पानी ही पानी है और क्या देहात अब इससे शहरी इलाके भी महसूस नहीं रह सके हैं। इन मुतासरीन इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इनके दोनों जानिब पानी ही पानी है और अपने चारपाइयों को इस तरह खेमा बनाकर अपनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारे मकान हमारे तुम इधर से नीचे देखो सारे टूटे पड़े, बच्चे के लिए कुछ इतना भी नहीं है, कुछ को खाएं भी सही। मेहरबानी तकलीफ है, असा के तंबू मिले, कोई से राशन मिले, असा मजबूर हूँ। भर में पे आऊँ, इतने रोड में बुख में माल सादर मरी हुए हर शे अजाब में पे आऊँ। पिछले 3 दिन से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में जारी रहा। 24 घंटे तक बेशतर अजला में जारी रहा, जिससे इस वक्त तक बेशतर अजला में सैलाबी सूरत हाल है। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस रईस की कसर भी पूरी कर दी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में। जहाँ रोड हमें नजर आ रहे हैं वो टूट चुके हैं, वो बेच चुके हैं, आगे रास्ता नहीं है। अब उसको दोबारा रिपेयर करने या आर्जी आमदरत के लिए बहाल भी नहीं किया जा रहा है। आज भी पाक अफगान जो है वो हर किस्म की ट्रेड के लिए बंद है। कोयटा चमन शहरा मुख्तलिफ मकामात में मुतासर हो चुका है। इसी तरह जो इंटरलिंक्स रोड है वो सब के सब मुतासर है। पंजाब में भी बुरी सूरत हाल है, अवाम को खुराक की कमी का सामना है। राजनपुर से तफसीलात देखिए। राजनपुर में सैलाब और बारिशों की वजह से रोज बरोज हालात खराब होते जा रहे हैं। बारिशें हैं, रुकने का नाम ही नहीं रही। 4 रोज से कोई सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों का सैलाबी पानी अब मुतासरा इलाकों में फिर से दाखिल हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग इस टाइम नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अब तक जिले राजनपुर में 7 लाख एकड़ रकबा शदीद मुतासर हो चुका है और जिले में 8 अफराद इस टाइम जहाँ बाक हो चुके हैं और 25,000 के करीब इस टाइम घर मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए हैं और 1.5 लाख की आबादी इस टाइम शदीद मुतासर हो चुकी है। मेरे साथ सलाद मुतासरीन भी मौजूद है, मैं इनसे पूछता हूँ इनके हालात क्या हैं। जी बताएं कि क्या हालात हैं अभी इस टाइम? हालात बहुत बुरे हैं, ना टेंट है, देखना शॉप ऊपर अपने खरीद के पहने हुए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग आते हैं कारों में, वो कुछ चावल कुछ ही दे के जाके, हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं दिया गया। बहुत बुरी सूरत हाल है, अवाम इमदाद के मुंतज़िर हैं, हुकूमत भी इमदाद करे, जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी इमदाद करें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।
इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। लाखों अवाम सैलाब से मुतासिर है। रहने को घर नहीं है, पेट भरने को खाना नहीं है। मगर मुल्क में इस वक्त मुकदमात की सियासत तेज हो गई है। ये मुल्क की सियासी क़यादत का हाल है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमती जमातों के कायदीन के खिलाफ मुकदमात बना रही हैं और अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के दावे कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मोनिस इलाही ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का इशारा भी दे दिया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PDM की क़यादत के खिलाफ इदारों की मुखालफत में बयानात देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसे आज पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद माजी में इदारों के खिलाफ बयानात देने पर वफाकी हुकूमत के कायदीन के खिलाफ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को मुकदमे के लिए इख्तियारात दिए थे, जिसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए थे। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस शाहिद खान ने सूबाई हुकूमत की जानिब से हुकूमती क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। दरख्वास्त गुज़ार का कहना था कि सियासी मकासद के लिए CRPC के सेक्शन 196 का गलत इस्तेमाल किया गया। सेक्शन 196 किसी अफसर को FIR दर्ज करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एलामिया मुअत्तल करके सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान के बयान पर वफाकी हुकूमत ने उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया हुआ है, जिसमें वो जमानत पर हैं। कानूनी माहिरीन दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने पर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, मगर तौहीन अदालत के केस में इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं और उन्हें खतरे में देख रहे हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस इरसाल भी कर दिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफज़ई की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत के केस में इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से शो कॉज नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह पर भिजवाया गया है। शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज तकरीर की। उन्होंने तकरीर उस वक्त की जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। नोटिस में मजीद कहा गया है कि इमरान खान ने तौहीन और धमकी आमेज तकरीर मनपसंद फैसला लेने के लिए की। उन्होंने तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। इमरान खान 31 अगस्त को पेश होकर बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इन्हीं हालात में तहरीक इंसाफ अदलिया के खिलाफ बयानियाँ बना रही है, अदालतों पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही है। इमरान खान मुसलसल खातून एडिशनल सेशन जज को टारगेट कर रहे हैं, जबकि पार्टी के तर्जुमान फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद कर रहे हैं और अब वफाकी हुकूमत की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोकने पर पेशावर हाई कोर्ट पर भी तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा आज शहबाज गिल की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर जज ने बरहमी का इजहार किया। मुलजिम शहबाज गिल के वकील ने अदालत में कहा कि अगर आज पुलिस रिकॉर्ड नहीं आया तो कल सुबह तक समाअत रख लें। जज ने इस पर पुलिस अफसर से सवाल किया कि अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बता दें। पुलिस अफसर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर कल शाम को कराची से वापस पहुंचेगा, पीर तक समाअत मुलतवी कर दें। जज ने मुलजिम के वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप तफ्तीशी अफसर के लिए टिकट का बंदोबस्त कर दें, जिस पर शहबाज गिल के वकला ने कहा कि हम तफ्तीशी अफसर को एयरलाइन का टिकट देने के लिए तैयार हैं। जज ने पुलिस हुक्म से सवाल किया कि आपको कितने दिन चाहिए। पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि कल का दिन दे दें, पीर को अदालत के रूबरू रिकॉर्ड पेश कर देंगे। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी करनी है। तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड कराची साथ लेकर गया है। इस पर जज ने हुक्म दिया कि 10 बजे तक का वक्त देता हूँ, रिकॉर्ड या तफ्तीशी अफसर पेश हो। पुलिस अफसर ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर कराची से इतनी जल्दी नहीं आ सकते। जज ने इस पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि मैंने तो नहीं कहा था कि तफ्तीशी अफसर कराची जाए, उन्हें फ़ोन करके बुलाएं, नहीं आते तो SHO को बुलाएं, अगर रिकॉर्ड नहीं आता तो SSP और IG इस्लामाबाद को बुलाएंगे। कल रिकॉर्ड पेश ना किया तो आपके अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। इसके बाद अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया और शहबाज गिल की जमानत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।